अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब अब जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें इंटेंसिटी के टर्म्स भी आ सकते हैं, या आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें इंटेंसिटी का वर्ड यूज़ होगा। तो पहले इंटेंसिटी समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का मतलब है, इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो इंटेंसिटी है कि एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होगा, देखिए इधर, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया पावर बाय एरिया, इस चीज़ को बोलेंगे इंटेंसिटी, ठीक है। अब अगर जो सोर्स है, वो सोर्स पॉइंट सोर्स है और उससे इंटेंसिटी निकल रही है, तब फिर एरिया क्या लेंगे उसका। तो एरिया लेंगे, देखो ध्यान से नोट कर देता हूँ, नोट नंबर 1 फॉर पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स है, ये जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ ये केवल ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में यूज़ होगा, हर वो जगह लगा सकते हो जहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में बात हो रही है। कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये रेज में हो सकता है, यानी कि जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें भी यूज़ हो सकता है, और फोटॉन्स में भी यूज़ हो सकता है। फोटॉन्स क्या होता है, फोटॉन्स का मतलब होता है जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आ सकता है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में भी आ सकता है, ऑप्टिक्स में भी आ सकता है, और साउंड वेव्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी फॉर पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स के लिए अगर आप देखें, जरा मैं इसके बारे में बता देता हूँ डिटेल। अगर एक पॉइंट सोर्स में बनाओ, जैसे एक बल्ब हो गई, बल्ब, ये बल्ब है, ठीक है, बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है। तो इसका जो पावर ले रहा हूँ मैं, वो P पावर ले रहा हूँ, ठीक है, P पावर। और ये बल्ब P पावर की है, मतलब 100 वाट, 110 वाट, 60 वाट, कुछ भी हो सकता है। तो इससे जो एनर्जी निकल रही है पर सेकेंड वो P है। तो अगर मैं यहाँ से एक R डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक स्फीयर ले लूँ, स्फीयर, ये वाली स्फीयर, तो इस पूरे स्फीयर में इसमें बात किया जाए और एक बड़े से स्फीयर में बात किया जाए, तो क्या दोनों ही स्फीयर में, ये स्फीयर 1 ले लेता हूँ और ये स्फीयर 2 ले लेता हूँ, क्या दोनों से एनर्जी सेम पास हो रही है पर सेकेंड। तो आंसर इज यस। इस बल्ब से जो भी रेज निकलेंगी वो सारी की सारी रेज दोनों ही स्फीयर से निकलता हुआ जा रहा है ना, ऐसे या ऐसे, ऐसे देखो ध्यान से। तो सारी रेज जो हैं वो दोनों ही स्फीयर से पास हो रही है। तो इसमें आप क्या समझेंगे कि एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू बोथ द स्फीयर इज सेम। तो ये चीज़ सेम है, कि इसका मतलब पावर सेम है दोनों स्फीयर से, पूरे इस स्फीयर की बात कर रहा हूँ। तो एनर्जी पासिंग पर सेकेंड इज सेम फॉर बोथ स्फीयर। दोनों ही स्फीयर से एनर्जी जो पास कर रहा है पर सेकेंड वो सेम है, ठीक है। दैट इज पावर इज सेम, दैट इज पावर इज सेम, पावर इज सेम, ठीक। तो
अगर मैं इस पूरे स्फीयर से बात करूं, पूरे स्फीयर से, तो क्या इंटेंसिटी सेम है? दोनों स्फीयर से क्या इंटेंसिटी सेम है? नहीं, क्योंकि वो एरिया पे भी डिपेंड करेगा। पावर सेम है बट इंटेंसिटी सेम नहीं है। बट इंटेंसिटी आर डिफरेंट इन बोथ स्फीयर्स। ठीक है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। तो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी आई, इंटेंसिटी को आई लिख रहा हूं, इक्वल्स टू पावर बाय एरिया। तो एरिया, इस स्फीयर की एरिया क्या होगी? 4πr², और p पावर आप फेंक रहे हो तो 4πr² हो गया। तो इंटेंसिटी डिस्टेंस पे कितना डिपेंड कर रहा है? ये r डिस्टेंस की रेडियस हो गई ऐसे, है ना, r डिस्टेंस की रेडियस हो गई। तो ये जो रेडियस है या ये जो डिस्टेंस है उस पर आपने स्फीयर बना दिया, कंप्लीट पूरा स्फीयर बना दिया। तो इंटेंसिटी डिस्टेंस पे किस तरह डिपेंड कर रहा है? तो फॉर पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही चीज अगर लाइन सोर्स हो, लाइन सोर्स मतलब ट्यूबलाइट जैसा हो गया, है ना, ऐसे रॉड हो गई, इस रॉड के चारों तरफ से सोर्सेज निकल रहे हैं। इन दैट केस यू विल से इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिंड्रिकल शेप का बनेगा, सिलिंड्रिकल शेप का वेवफ्रंट बोलते हैं उसको, वेवफ्रंट पढ़ोगे आगे। तो ऐसे एनर्जी जो है वो चारों तरफ से ऐसे निकल रही होगी, ऐसे चारों तरफ से ऐसे 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 ऐसे। तो कैसी शेप बनती हुई नजर आएगी? सिलिंड्रिकल बनती हुई नजर आएगी। पर अगर पॉइंट सोर्स है तो इसके ऐसे चारों तरफ ऐसे एनर्जी निकल रहा होगा। तो कैसा बन रहा है? इसमें स्फीयर जैसा बनता है, इसमें स्फीयर बनता है, इसमें सिलिंड्रिकल बनता है। तो इसकी एरिया क्या होगी? एरिया 2πrl। ठीक है, तो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, क्योंकि l जो है वो लेंथ ऑफ सोर्स है ना। तो ये लाइन सोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया बस, और इसमें डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक और पॉइंट नोट कर लेना, ये 2 था, 3 लिख देता हूं तो यहाँ पर। फॉर सोर्स एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे सोर्स है, तो जो भी इंटेंसिटी है उसको आप कांस्टेंट मान सकते हो, है ना, कांस्टेंट, क्योंकि वो इन दैट केस ऐसे आने वाला है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल। तो जब ये पैरेलल आएगा तो सरफेसेस जो होंगे वो प्लेनर होंगे, एक प्लेन से सेम इंटेंसिटी पास होगी। ठीक है, तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? फॉर सोर्स एट इंफिनिटी, इंटेंसिटी इज सेम, इंटेंसिटी इज सेम, या यूनिफॉर्म मान सकते हो, है ना, दैट इज कांस्टेंट मान सकते हो। ये कुछ थ्योरी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप याद रख लेना। तो इससे आपको पहले मिसकंसेप्शन दूर करना है कि दूर इन दोनों ही स्फीयर से टोटल एनर्जी पर सेकंड सेम ही जा रहे हैं, जितना बल्ब का पावर है उतना ही जा रहा है, लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट हो रही है। इंटेंसिटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके आंख में कितना पड़ रहा है उसको आप देख सकते हैं। तो बल्ब अगर दूर है तो आपको लगेगा आपके आंख में बहुत कम एनर्जी गिर रहा है, तो उसकी ब्राइटनेस कम नज़र आएगी। और बिल्कुल सामने ले आओ तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। अगर टॉर्च भी जला के देख सकते हो अपने बल्ब से, अपने फ़ोन से फ्लैशलाइट ऑन कर लो, तो दूर रखोगे तो आपको लगेगा आंख में बहुत कम रोशनी गिर रही है, सामने लगोगे तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक, तो इसको मैं एक क्वेश्चन से भी पूछ लेता हूँ आपसे। क्वेश्चन मैंने पूछा कि यहाँ पे एक बल्ब है, पॉइंट सोर्स का बल्ब, P पावर का है, ठीक है, तो क्या यहाँ से R डिस्टेंस पर
इस जगह पर क्या एनर्जी पासिंग पर सेकेंड सेम है इस जगह ए पर, या ए नहीं, इसको क्या ले ले, एम ले लेते हैं क्योंकि ए से एरिया कंफ्यूज कर सकते हो। क्या इस एम पॉइंट पर एनर्जी पासिंग पर सेकेंड सेम है? तो आपको लगेगा कि हाँ, अभी तो आपने कहा था सेम, क्योंकि आर डिस्टेंस पर सेम था। तो एनर्जी पासिंग पर सेकेंड इज सेम फॉर बोथ स्फीयर्स, मैंने स्फीयर्स लिखा था। अब ये एक स्फीयर नहीं है ना, इसको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई बना देता हूँ, इसे आँख बना देता हूँ। तो मान लो आर डिस्टेंस पर आपकी आँख है, अब मैं पूछ रहा हूँ क्या एनर्जी पासिंग पर सेकेंड इज सेम? आंसर इज नो। एनर्जी पासिंग पर सेकेंड एट m इज नॉट p। p नहीं है, मतलब जो ये p पावर था ये सोर्स, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स के पावर्स p हैं और उससे आप r डिस्टेंस का एक पॉइंट ले रहे हो, या आपकी आंख है छोटी सी, उसमें पर सेकेंड एनर्जी पास सेम नहीं होगा। तो फिर इसमें और उसमें क्या मिस्टेक हो गया? या तो यहाँ सही है या वहाँ सही है? नहीं, सही दोनों है। समझो बात को, यहाँ पर मैंने कहा कि पूरे स्फीयर से p पावर पास होगा, पर आप तो इस पॉइंट की बात कर रहे हो, बस इतने की बात कर रहे हो, इसमें थोड़ी पावर सेम होगा। ऐसे 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 अगर आप पूरे में चारों में घूम कर आओगे तो सेम हो जाएगा, पूरा पावर p पास हो रहा है। पर इस पॉइंट पर या इस आंख पर बोला जाए तब वो सेम नहीं होगा, ठीक है। पूरे स्फीयर पे, यहाँ पे अगर आप स्फीयर बना लेते तो ये सेम हो जाता। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस आईज में कितना एनर्जी पर सेकेंड जा रहा है अगर ये आंख का रेडियस ऑफ आई मतलब वही प्यूपिल की बात हो रही होगी, ठीक है, उसको आर ले लेते हैं, ओके, और इसको ले लेते हैं कैपिटल आर। डन। तो एनर्जी पासिंग पर सेकेंड एट m इज नॉट p, ठीक है। तो एनर्जी पासिंग थ्रू आई ऑफ रेडियस स्मॉल r, इसमें क्या होगा ये बताइए आंसर। देखो है तो ये पॉइंट सोर्स, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? यही होगी, पावर बाय एरिया। एरिया क्या लेंगे? कैपिटल आर लेंगे। तो यहाँ से पावर क्या होगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया, सही है। तो पावर दैट इज एनर्जी पर सेकेंड थ्रू आई इज, क्या लिखोगे? इज इंटेंसिटी इंटू एरिया। ये वाले एरिया नहीं लिखोगे, इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ आई, ये लिखोगे, ठीक है। मतलब यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूं एक तरह से कि 4πr² में अगर p है तो इस छोटे से में कितना होगा, यही कर रहा हूं मैं, और क्या, सही है। तो क्या लिखोगे इसमें? इंटेंसिटी को लिखोगे पावर कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड था? 4πr²। तो ये आ गई इंटेंसिटी। इससे जो इंटेंसिटी निकल रही है r रेडियस वाले पूरे स्फीयर में, वो क्या है? p/4πr²। अब इस पूरे स्फीयर के इस छोटे से हिस्से में आप निकालना चाहते हो जहां आंख है, इतने रेडियस का ले रहे हो, ठीक है। तो गिवन होता है क्वेश्चन में कि r जो है वो बहुत छोटा है डिस्टेंस से। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर गिर रही है ना, और जो यहाँ पे गिर रही है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, मतलब उस r रेडियस की जो आंख है, स्मॉल r रेडियस की जो आंख है, उसका जो एरिया है वो पूरे एरिया में कांस्टेंट इंटेंसिटी है। बस ये इसका मतलब है। तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर दें? एरिया ऑफ आई से, r², इससे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया एनर्जी पर सेकेंड। गॉट इट। तो यही चीज़ अगर ये लाइन सोर्स होता तो यहाँ पर आप क्या लिखते? 2πrl, क्योंकि एरिया इन दैट केस क्या हो जाता? कर्व सरफेस एरिया। तो 2πrl के कारण ही ये r आता है इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको समझना था।
कि इंटेंसिटी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको, अगर आपसे एनर्जी पूछा जाए, सॉरी इस क्वेश्चन में मैंने आपसे एनर्जी यानी कि पावर पूछा है, या एमिशन अब आपसे पूछ जाए, इस चैप्टर से अब रिलेट करता हूँ, ये जो पावर है वो क्या है एक्चुअली में, एमिशन ही तो है। तो एमिशन अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एमिट कर रहा है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनर्जी पासिंग पर सेकेंड या एनर्जी पर सेकेंड कितनी रेडिएट हो रही है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करना होगा एरिया से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो सन से एनर्जी पहुंच रही है ना अर्थ पर, उससे इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सोलर कांस्टेंट। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब ये इंटेंसिटी ही है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो एनर्जी रिसीव हो रही है अर्थ के कारण, अर्थ में कहाँ से, फ्रॉम द सन से जो एनर्जी रिसीव हो रही है उसे कहते हैं सोलर कांस्टेंट। लेकिन जो भी मैं डिराइव करने वाला हूँ उसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में ये डिराइव हो रहा है, मतलब कोई भी एटमॉस्फेयर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा, तो जो भी सन से एनर्जी पहुंच रही है वो सीधा सीधा अर्थ तक पहुंच रही है। तो इसकी थियोरेटिकल वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू आती है वो आती है 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है सोलर कांस्टेंट। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। देखिए, मैं सन लेके चल रहा हूँ और इस सन की जो रेडियस है वो है RS। ठीक है, और इस तरह से सन है, ये सन है अपना। ठीक है, दिस इज सन। अब यहाँ से एनर्जी निकल रही है चारों तरफ। ठीक है, जिस तरह से वो बल्ब था, है ना, चारों तरफ निकल रही है। तो रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड यानी कि पावर इसकी क्या होगी, रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम सन, दैट इज पावर क्या होगा, एनर्जी जो इससे रेडिएट हो रही है, एनर्जी जो इससे रेडिएट हो रही है वही होगी पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ एमिशन होगा। तो रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल्स टू सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4, यही होता है। अब देखो ये दोनों बातें, ये सिग्मा तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर सन का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सन। क्योंकि इसको मैं स्फीयर ही ट्रीट कर रहा हूं तो इसकी एरिया भी मुझे पता है, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 पाई RS का स्क्वायर। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ सन की पावर में 4। E की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 ले ली है, क्योंकि सन को हम लोग ट्रीट करेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह। वो इसलिए क्योंकि ऐसा हम मान सकते हैं कि जो भी एनर्जी इस पे इंसिडेंट करो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करने वाला। तो मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर अगर 1 है तो एमिसिविटी भी 1 होगी। समझ रहे बात? तो इसीलिए इसको ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, तो सन इज ट्रीटेड एज ब्लैक बॉडी, देयरफॉर E इज 1 ओवर हियर। ठीक है, E इज इक्वल्स टू 1, E इक्वल्स टू 1 एज सन इज ट्रीटेड एज ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही हो कलर में, ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन है कि उसकी एमिसिविटी 1 होनी चाहिए या एब्जॉर्प्टिविटी 1 होनी चाहिए। करेक्ट। चलिए, तो रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड इतनी यहाँ से निकल रही है। अब आप R डिस्टेंस पे अर्थ रखे हो तो अर्थ पे पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी पहुँच रही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको ऐसे ट्रीट करोगे, ऐसे चारों तरफ इस पूरे स्फीयर में जो एनर्जी पहुंच रही होगी ये एनर्जी अर्थ पे भी पहुंच रही है। लेकिन अर्थ कितना रिसीव कर रहा है उस पर मैं बात नहीं कर रहा, पर यूनिट एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया क्या होगा, इसमें जो पावर आया उसको R डिस्टेंस पर जो एनर्जी पहुंच रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे मैंने कहा था कि एक बल्ब है, इस बल्ब से R डिस्टेंस पे आपकी आईज है, या वो पॉइंट ले लिया मैंने, तो उस पॉइंट पे एनर्जी कितना पहुंच रहा है पर सेकेंड, वो आप कैसे निकालते हैं।
तो इसका जो पावर है, पावर वो उसके अकॉर्डिंग आर डिस्टेंस पे कितनी एनर्जी पहुंच रही है वो आपको निकालना है। तो वो कैसे लिखोगे, वो इस तरह से लिखेंगे, वो इंटेंसिटी ही हो गया। तो इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, पावर बाय एरिया, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका पी पावर है जो एमिशन दे रहा है, और उसको आप कितने एरिया में लेके जा रहे हो, तो 4 पाई आर स्क्वायर में लेके जा रहे हो। तो ये इसकी इंटेंसिटी हो गई, ठीक है ना। अब ये जो इंटेंसिटी है इसी को मुझे सॉल्व करना है, और यही हमारा सोलर कांस्टेंट है। तो यही अपना सोलर कांस्टेंट है। तो सोलर कांस्टेंट क्या होगा, पावर, पावर की वैल्यू यहाँ से लिखो, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 4 पाई आर एस का स्क्वायर इंटू टी एस के पावर में 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, आर सन की रेडियस, और ये आर क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस आर, दिस आर इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। तो r बाय r होल टू द पावर 2 इंटू टी एस के पावर में 4, इसी को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब ये सिग्मा भी होगा, सिग्मा मिसिंग है, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा रह गया था। तो सिग्मा आर एस बाय आर का होल स्क्वायर इंटू टी एस के पावर में 4। ये जो r बाय r है ये कांस्टेंट वैल्यू है, आर एस बाय आर, इसको बोलते हैं कि एंगल सन का जो रेडियल एंगल है वो कितना सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो होता है। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 4.65 इंटू 10 टू दी पावर -3 रेडियन, ठीक है, ये होता है। अब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं मीन रेडियस या मीन एंगल सबटेंडेड बाय सोलर रेडियस ऑफ अर्थ। ये एक टेक्निकल टर्म है, ये बोला जाता है इसको, इसकी वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू आपको पता है, सोलर कांस्टेंट आपको पता है इतना होता है, सिग्मा भी आपको पता है। तो इन दैट केस आप टेम्परेचर ऑफ सन गैस कर सकते हो, है ना। तो टेम्परेचर ऑफ सन क्या बोल सकते हैं आप, टेम्परेचर ऑफ सन आप बोल सकते हो टी एस इज इक्वल्स टू, ये चला गया इधर, तो ये क्या आ जाएगा, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट से डिवाइड हो गया सिग्मा, ठीक है ना, ये जाके नीचे हो गया डिवाइड, और ये चला जाएगा ऊपर, r बाई आर एस होल टू दी पावर 2। इस पूरे का मुझे क्या ले लेना है, 4th पावर ले लेना है। तो 4th पावर लोगे तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा और इसके पावर में 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सॉल्विंग वी गेट टेम्परेचर ऑफ सन अप्रॉक्सीमेटली टू बी 5800 केल्विन, क्योंकि केल्विन में होता है। तो 5800 केल्विन सन का टेम्परेचर अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि इससे थोड़ा कम ही होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि आपने 2 अप्रॉक्सीमेशन लिया। पहली अप्रॉक्सीमेशन लिया कि आपको सन आपने परफेक्टली ब्लैक बॉडी ट्रीट किया है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जबकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई भी नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या, यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर है इस जगह पे वो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, और या फिर इस रास्ते में कोई भी हो एस्टेरॉयड या कोई प्लैनेट वगैरह कुछ भी आ जाए बीच में, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ये आपने 2 गैस किया है। तो ये दोनों जो अप्रॉक्सीमेशन हमने लिया है उसके कारण ये वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब इससे थोड़ी वैल्यू कम ही होगी, प्रैक्टिकली इससे कम होगी, पर हाँ इसके आसपास ही होने वाला है। तो ये है अपना सोलर कांस्टेंट और सोलर सन का टेम्परेचर। इसी टॉपिक पे एक चीज़ और आपको फाइंड करना है, वो ये है कि बताओ अर्थ कितना रिसीव कर रहा है एनर्जी।
ये तो पर यूनिट एरिया जो अर्थ रिसीव कर रहा था वो है सोलर कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी रिसीव क्या कर रहा है अर्थ, वो फाइंड करो। तो एनर्जी रिसीव का मतलब क्या होगा, वही जो मैंने अभी आपको वो आइज वाला बताया, वही पार्ट आपको करना है। ये इतने पोर्शन पे एनर्जी रिसीव हो रही है, इतने पार्ट पे, है ना, एक बार में। दूसरे बार में जब वो घूम कर ऐसे आएगा तो इतने पार्ट में आएगा। तो आपको क्या करना है, पर यूनिट एरिया आपने निकाल लिया है ना, इंटेंसिटी निकाल लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चीज को बस एरिया से मल्टीप्लाई करना है। किसके एरिया से, उस एरिया ऑफ अर्थ से जिस पर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, जितने पे एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ अर्थ, दो बातें समझना है, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इसीलिए आप इसको मान सकते हो अप्रॉक्सीमेटली ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ही गिर रहा है। तो यहाँ जो गिर रहा है वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, ऐसे पूरे को आप ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हो, स्ट्रेट मान सकते हो, या नॉर्मल इंसिडेंट मान सकते हो, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, ये जब आप लिखोगे आगे। तो चलो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं कि कितनी एनर्जी अर्थ रिसीव कर रहा है पर सेकेंड, ठीक है। टोटल एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ पर सेकेंड, कॉपी कर लो। तो एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ पर सेकेंड, ये आप फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें, इंटेंसिटी तो आपने निकाल लिया था। इंटेंसिटी क्या आया था, इसको किससे डिवाइड कर दिया था, आर स्क्वायर से। तो इंटेंसिटी तो हमें पता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड इज बेसिकली पावर, है ना, पावर पी डैश लिख देते हैं। तो ये पावर क्या होगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे, यहीं पर कंफ्यूजन है, जिसको मैं इस टॉपिक पे क्लियर करना चाहता हूँ। ये भी एक स्फीयर ही है, पर स्फीयर अर्थ का जो कंप्लीट पार्ट है वो रिसीव कर ही नहीं रहा है एनर्जी, वो केवल फर्स्ट हाफ ही रिसीव कर रहा है, दूसरा हाफ तो वो डार्क ही रह रहा है, एक टाइम में एक ही हाफ रिसीव कर रहा है। इसका मतलब जो एरिया है वो केवल पाई आर स्क्वायर आप लोगे, तो उसको एक स्पेशल नाम देंगे जिसको बोलेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हो कि मान लो यही आपका बल्ब है या सन है, तो यहाँ से जो रेज पहुँच रही होंगी, ऐसे जो रेज जा रही हैं इस तरह से, इसको आप अगर गैस करते कि ये एक डिस्क है ना, ये एक डिस्क है। तो अगर ये डिस्क है तो इसके कितने एरिया से ये एनर्जी निकल के बाहर जा रही है, या कि कितनी एनर्जी इस पे इंसिडेंट हो रही है, कितने एरिया पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, एरिया बताओ। तो क्योंकि वो डिस्क है तो डिस्क का एरिया क्या होगा, ये रेडियस आर है, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं इसको स्फीयर ले लेता, कंप्लीट स्फीयर, इसको स्फीयर बना लेते हैं, आ जाओ। तो अगर इसको स्फीयर बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे बना दिया, तो इस पूरे स्फीयर से उतनी ही एनर्जी पहुंच रही है या सारी रेज पहुंच रही है जो इस डिस्क से पहुंच रही होगी। तो इसीलिए आप इसको क्या मान सकते हो, इसकी जो एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया, इट बिहेव लाइक अ डिस्क। या ऐसे भी समझ सकते हो, एक बॉल रख लो, बड़ी सी स्फेरिकल बॉल, फुटबॉल, और उसको अगर आप लाइट इंसिडेंट करो तो उसकी शैडो देखो पीछे, तो जो शैडो बनता है वो एक डिस्क की तरह बनता है, एक सर्कुलर आर की तरह बनता है, पूरा सर्कल की तरह बनेगा, जो स्फीयर नहीं रहेगा, 2D रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर उसकी एरिया होगी। तो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ स्फीयर इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो अर्थ है वो इतने ही पोर्शन में एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए आप प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की कितनी इंसिडेंट हो रही थी, ये इंसिडेंट हो रही थी, पावर बाय पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जो एनर्जी है वो पूरे इस पूरे स्फीयर में इंसिडेंट हो रही है, इस तरह से चारों तरफ, सन के चारों तरफ ऐसे स्फीयर बन के एनर्जी निकल रहा है ऐसे पूरे टाइम, ठीक है, जिसकी रेडियस जो है वो अलग अलग हो रही है। तो ये रेडियस वही रेडियस है जो अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। तो उतने दूर पे एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई है, तो वो एनर्जी इंसिडेंट हुई है, ये पावर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो कंप्लीट 4 पाई आर स्क्वायर में ही
एक स्फीयर बन के एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, जिसके इतने पोर्शन में एनर्जी अर्थ रिसीव कर रहा है, तो उसको एरिया से क्या मल्टीप्लाई करोगे, पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो चलो पावर क्या था, यानी कि एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम सन, ये फ्रॉम के बाद सन लिख लेना, फ्रॉम सन इज ये वाली वैल्यू, तो इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, सिग्मा इंटू 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन की पावर में 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ऐसे इस चीज़ को सॉल्व करोगे। तो यहाँ से 4 पाई काट लो, ऐसे ऐसे कट कर लिया, तो एक्चुअल में क्या आंसर आ गया, सिग्मा इंटू पाई, सिग्मा इंटू आर एस बाई आर का होल स्क्वायर इंटू टेम्परेचर के पावर में 4 इंटू पाई आर ई स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी या पर सेकेंड रिसीव कर रहा है अर्थ। आया समझ? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालोगे, कितनी एनर्जी सन से निकल रही है आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो पूरे स्फीयर में एनर्जी हो रही है रेडिएंट, उस पूरे एनर्जी के जो रेडिएंट हो रही है उसके कितने पोर्शन अर्थ को कवर कर रहा है, तो अर्थ का केवल पाई आर स्क्वायर ही कवर कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो वही बल्ब वाला ही काम सन और प्लैनेट या हेवनली बॉडीज में लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिस आर इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, ठीक है, केप्ट इन द सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। अज्यूम एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज ओनली थ्रू रेडिएशंस, ठीक है, रेडिएशन से ही बस एक्सचेंज हो रहा है, कोई कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, ना ही कंडक्शन हो रहा है। द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज क्लोज टू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आ सकता है, तो आप रफली इस 4 ऑप्शन में किसके क्लोजर आ रहा है आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को पूछने का जो मेरे रीज़न है वो आपको समझाना है कि एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करेगा उस समय एरिया क्या लेंगे, और एनर्जी जब वो रेडिएट करेगा उस समय एरिया क्या लेंगे, वही समझाना है। तो मैंने जो कंसेप्ट अभी सन वाला आपको बताया या बल्ब वाला बताया, कोई भी एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है और जो रेडिएट कर रहा है, उसी कंसेप्ट को आपको यहाँ समझना है। जब कोई भी बॉडी रेडिएट करता है उस समय रेडिएशन एमिशन के थ्रू होता है, और जब एमिशन हो रहा होता है तो पूरे बॉडी का एरिया से एमिशन हो रहा होता है। तो इन दैट केस अगर आप समझो इस बात को ध्यान से, तो ये अपना स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, इस स्फेरिकल बॉडी में पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं, तो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है तो वही हो गया जो मैंने अभी सन के बारे में आपको बताया कि इतने दूर से वो आ रहा है, सन के रेज इतने दूर से आ रहे हैं कि अर्थ पे ऑलमोस्ट आप पैरेलल मान सकते हो कि पूरे रेडियस पे पैरेलल गिर रहा होगा या नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा होगा, ऐसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो जब ये इंसिडेंट हो रहा है ना, ये जब इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट, तो स्टेडी स्टेट जो लिखा हुआ है, फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, इस समय क्या हो रहा होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट स्टेडी स्टेट क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी पे एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, पर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी, टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है वो टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी के होने के कारण एमिशन भी अपने बॉडी के अंदर से करना शुरू कर देगा, तो इससे एनर्जी भी रेडिएट हो रही है और एनर्जी इंसिडेंट भी हो रहा है। तो जब टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा उस समय क्या हो रहा होगा, जितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट की जा रही है या जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सारा का सारा वो एमिशन में डाल रहा है, तभी वो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो एट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ एनर्जी absorbed should be equals to the rate of energy
रेडिएटेड। ठीक है, मैंने यहाँ कंप्लीट रेट लिख दिया है, dQ/dt लिख दिया है, दैट इज़ वो पावर ही है, जो पावर एब्जॉर्ब का हो रहा है वही रेडिएशन का हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से पूरे से एनर्जी ऐसे रेडिएट कर रही है। तो अब मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इस बात को समझना होगा आपको। ऐसे रेडिएशन के टाइम तो ये पूरे चारों तरफ से रेडिएशन कर रहा होगा ऐसे। तो जब आप रेडिएशन की वैल्यू लिखोगे तो क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है तो E1 हो जाएगा, तो सिग्मा ई ए रेडिएशन की बात कर रहे हो तो T⁴ माइनस TS के पावर में 4, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया। तो क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है तो ये 1 हो गया, लेकिन एरिया यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया लेंगे 4πr², कंप्लीट लेंगे। ये कंप्लीट एरिया लेने वाले हैं, समझ रहे बात को, ये कंप्लीट एरिया लेने वाले हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन जब ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो एनर्जी कितने में एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो इन दैट केस यू विल यूज प्रोजेक्टेड एरिया। हाँ, तो प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो इतना ही है, देखो इतना ही प्रोजेक्टेड एरिया होगा। तो मैंने आपको यही सिखाया अभी कि जब आप एब्जॉर्प्शन के टाइम यूज़ करेंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया केवल लोगे। ओके, तो एब्जॉर्प्टिव पावर उसकी क्या होगी, तो इंसिडेंट तो है ही आपके पास, इंटेंसिटी जो इंसिडेंट हो रही है वो तो है ही आपके पास, तो इंटेंसिटी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ लिखोगे इंटेंसिटी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, इंटेंसिटी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इज कॉल्ड एनर्जी एब्जॉर्ब। तो वो होगा एब्जॉर्प्टिव पावर इंटू एब्जॉर्प्टिव पावर भी यहाँ पे आना चाहिए, एब्जॉर्प्टिव पावर ए। तो एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो क्योंकि ब्लैक बॉडी है तो वो 1 हो गया, ये तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख लिया गया है। अदरवाइज अगर कुछ एब्जॉर्प्टिव पावर होती तो वो 0.3, 1, 2 जो भी आता है 0.2, 0.5, 0.6 उसकी वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती, पर ये ब्लैक बॉडी है इसलिए काम आसान हो गया। तो इंटेंसिटी कितना इंसिडेंट हो रहा है तो लिख लो 912 हो रहा है, 912। और प्रोजेक्टेड एरिया क्या लोगे यहाँ पे, तो πr² लेंगे। आई गेटिंग माई पॉइंट, इनटू T⁴ माइनस TS के पावर में 4। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें क्या, यहाँ पर साथ में ही कर लेते हैं। तो आपको स्टेडी स्टेट टेम्परेचर बताना है T⁴ और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 300 के पावर में 4। ठीक है, तो πr² और πr² कैंसिल हो गए, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो करके इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 912 डिवाइडेड बाई सिग्मा 5, 6, 7 10⁻⁻8 इंटू ये चला गया नीचे आ गया 4, गॉट इट, और ऊपर और कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे 300, चलो एक साथ नहीं करें, 300 के पावर में 4, इसको बाद में कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस 4 से काटो तो ये आ जाता है 228, है ना, 228। और अब 5.67 है, नहीं इस क्वेश्चन में 57 गिवन था, इसको चेंज कर लो, ये 57 गिवन है, सॉरी 57, तो ये 57 लेना है आपको। तो 57 से ये आराम से कट किया जा सकता है, इसीलिए दिया गया था। तो ये डेसिमल चला गया ऊपर 10, अब 57 1 जा और 57 4 जा हो गया। ठीक है, अब समझ लो ध्यान से क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाता है 4 × 10 कर लो इसको, 40 हो गया, और ये 10⁸ हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको ले आओ इधर, तो इसको लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 300 के पावर में 4 है, तो देखा जाए तो 10⁻² भी है, तो 10⁸ हो गया वो, तो ये हो गया 81,
3 इंटू 3 9 9 9 जा 81, तो ये हो चुका 81 इंटू 10⁸ 8, ये भी हो चुका 8। समझ रहे हो ये कैसे? ये 2 है ना, 10⁻2 के पावर में 4 हो गया, इक्वल्स टू t के पावर में 4। अब इसमें इन दोनों को जोड़ सकते हो आप, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? 40 इंटू 81 इज ये हो जाएगा 8 4 12 121, 1 8 4 12 सही है, इंटू 10⁸8 होल टू दी पावर 1/4 इक्वल्स टू t। ये हो गया आपका आंसर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 10⁻², इसको क्या लिखेंगे 10⁻², और इसको क्या लिखेंगे √11, क्योंकि होल टू दी पावर 1/2 क्या है 1/2। अब √11 की वैल्यू क्या होगी? √11 कैन बी रफली ट्रीटेड एज 3.3 इसको रख सकते हो आप, 3.3 इंटू 10⁻², तो ये हो गया लगभग 330 केल्विन। तो इसका मतलब आंसर क्या है 300 केल्विन, है ना। तो नियरेस्ट जो है वो बताना था आपको। तो ये सॉल्व करने का टेक्निक मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि सेम बॉडी का दोनों ही एरिया आ रहा है, एक बार प्रोजेक्टेड आ रहा है और एक बार कंप्लीट आ रहा है 4πr²। तो कब कैसे लगाना है वो आपको मैं सिखा दिया कि जब भी एब्जॉर्प्शन की बात होगी या एनर्जी इंसिडेंट की बात होगी तो वो प्रोजेक्टेड एरिया πr² लगाओगे, लेकिन जब एमिशन की बात होगी तो कंप्लीट एरिया लेंगे 4πr²। ठीक है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी इसमें आ गया। गॉट इट? चलिए, तो ये हो गया अपना रेडिएशन का सब चीज़। अब लास्ट टॉपिक इस पे बचता है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं और फिर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। चलिए, अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं रेडिएशन का, जिसका नाम है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी या कोई भी बॉडी की बात करूं मैं, अगर वो रेडिएशन बाहर निकाल रहा है तो वो कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन बाहर निकालता है? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे सारी वेवलेंथ अपने अंदर से निकालेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे ईएम वेव्स निकाल सकता है। अब कौन सा वे स्पेक्ट्रम ज़्यादा है या डोमिनेटिंग है या कितने प्रोपोर्शन में है, वो टेम्परेचर से डिसाइड करेंगे, यही बताया था मैंने। उसी का स्टडी यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी या एक ब्लैक बॉडी के बारे में स्टडी करके आप ग्रे बॉडी में जा सकते हैं। तो कोई भी बॉडी जो वेवलेंथ अपने अंदर से निकालता है वो कुछ भी हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to infinity, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 0 to infinity। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट वेवलेंथ। तो सारे वेवलेंथ पे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि इक्वल हो रहा है कि हाँ सारे स्पेक्ट्रम या जितने वेवलेंथ होंगे सबकी एनर्जी इक्वल होगी, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसको एक ग्राफ से समझते हैं जिसमें ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है। व्हाट इज दिस ई लैम्डा? ई लैम्डा इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अब ये क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ, पर ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कुछ ऐसा है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो लैम्डा मैक्स कहलाता है। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स पर मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, ये लैम्डा मैक्स होगा, ई मैक्स। ठीक है, इस मतलब वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम एनर्जी है वो चीज यहां पे लिखा हुआ है। गॉट इट? अब इस पॉइंट को समझते हैं कि ये ई लैम्डा क्या है। ई लैम्डा है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए, इसको डिफाइन अगर किया जाए ठीक तरीके से तो इसको बोलेंगे कि जैसे मैं पहले एग्जांपल से बता देता हूं
कि इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, मतलब आप समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बीच में या थोड़े से डिफरेंस आप ले रहे हो वेवलेंथ का, उसकी एनर्जी कितनी है, वही ई लैम्डा कहलाता है। ठीक है, तो इट इज द एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम लैम्डा टू डी लैम्डा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ई लैम्डा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से ही बता देता हूँ। जैसे समझ लो कि 4000 एंगस्ट्रॉम का एक वेवलेंथ है, इसमें आप थोड़ा सा और आगे बढ़ गए 4000.001 एंगस्ट्रॉम, तो बहुत ही छोटा आप बढ़े हो। तो इसके बीच में जो एनर्जी है, एनर्जी वो मान लीजिए 0.02 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इतनी इंटेंसिटी का है। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर का है। तो टोटल एनर्जी हो सकता है 100 हो, पर यहां से लेकर यहां तक के बीच में इतनी ही एनर्जी है। तो एमएससी पावर, स्पेक्ट्रल एमएससी पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? DE बाय डी लैम्डा, समझे? DE बाय डी लैम्डा। तो इससे अगर आप लिखोगे, इससे इस एग्जाम्पल को अगर पुट करो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? DE, इसका मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस है कितना है? 0.02, और डी लैम्डा जो गैप आपने लिया वो कितना लिया? 0.01। इसकी जो काउंटिंग है वो ई लैम्डा में आएगी, और ई लैम्डा को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? किसी भी दो वेवलेंथ के बीच में, यानी कि थोड़ा सा चेंज अगर आप वेवलेंथ में किए तो उतने में कितनी एनर्जी है, पूरे स्पेक्ट्रम में कितनी एनर्जी है, उसी का रेशियो क्या कहलाएगा? ई लैम्डा। तो अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी, तो आप यहां से ई लैम्डा को डिफाइन किए DE बाय डी लैम्डा, ऐसे डिफाइन किए। तो टोटल एमिसिव पावर क्या होगा? टोटल एमिसिव पावर पर यूनिट एरिया, वो क्या आएगा? मतलब मैं इंटेंसिटी लिख रहा हूं, ये क्या है? इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर। इधर चला गया। अब इसको आप सभी को जोड़ते जाओ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आपका आ जाता है E, कंप्लीट E आ जाता है। ये E मैंने लिख तो दिया है, पर है ये क्या? इंटेंसिटी ही है। ठीक है, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ये। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसको बोलेंगे एमिसिव पावर। तो देखो ई लैम्डा और डी लैम्डा का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना? ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या ये टोटल एरिया ही हो गया इसका? बिल्कुल, ये एरिया ही हो गया। तो बेसिकली दिस इज एरिया अंडर ई लैम्डा एंड लैम्डा इज टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी। गॉट इट? तो ये एक तरह का इंटेंसिटी ही है, स्पेक्ट्रल पावर आप बोल रहे हो लेकिन है ये इंटेंसिटी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? पर यूनिट एरिया ही होगी। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी है वो एक ग्राफिकल तरीके से की गई कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करता है वो कितने वेवलेंथ का करता है। तो कुछ भी कर सकता है 0 से इन्फिनिटी तक। तो वो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से है, और वो इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक, अब कुछ ऑब्जर्व हुआ कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एट ए गिवन टेम्परेचर लिखा हुआ है, इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मान लो ये टेम्परेचर T2 है, तो अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो इसके ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो समझो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये ऑब्जर्व हुआ कि इसकी वेवलेंथ जो है वो लोअर साइड शिफ्ट कर जाता है। मैक्सिमम वेवलेंथ जो है
वो लोअर साइड शिफ्ट कर जाता है, तो कुछ ऐसा आ जाता होगा ऐसे। तो इसको मान लो ये T1 हो गया, ये T1 हो गया, ठीक है। और अगर आप इससे कम कर देते हो, कम और भी कम कर देते हो, तो टेम्परेचर कम करने पे वेवलेंथ जो है वो लोअर मैक्सिमम साइड में वो चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस जगह पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, λ1 मैक्स, इसको लिखोगे λ2 मैक्स, और इसको लिखोगे यहाँ पर λ3 मैक्स, और ये टेम्परेचर लिख लेते हैं, टेम्परेचर T3 लिख लेते हैं। तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो लोअर साइड बढ़ जाता है। तो बताइए इन टेम्परेचर में क्या रिलेशन हुआ। तो टेम्परेचर में रिलेशन यहाँ से देखोगे कि जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कम उसकी टेम्परेचर ज़्यादा। तो ये पहले ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को डिराइव किया गया, ये सब ऑब्जर्वेशन से बना। उसके बाद लॉजिक बनाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसकी जो एरिया है वो क्या दे रहा है, टोटल रेडिएंट एनर्जी आ रहा है, या इंटेंसिटी आप समझ सकते हो, पर है तो टोटल एनर्जी ही। तो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में यहाँ पे आता है, रेडिएशन जो भी एनर्जी पहुँचता है वो फोटोन के फॉर्म में पहुँचता है। फोटोन क्या होता है, फोटोन होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे लिखा जाता है, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे लिखते हो, उसको लिखते हैं hc/λ, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो EM वेव से आ रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो सारे EM वेव से ही ये रेडिएशन हो रहे हैं, तो उस EM वेव की एनर्जी इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से एसोसिएटेड होगा hc/λ। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी अगर बढ़ेगी तो इन दैट केस वेवलेंथ कम होना चाहिए, और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर के साथ है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ लोअर साइड चला जाता है, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को बोला गया कि जो स्पेक्ट्रम है, ये जो ग्राफ बना, इस पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है वो सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई। तो मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर साइड। और दूसरा क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जा रही है तो इसका एरिया भी बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि देखो इसके अंदर देख रहे हो एरिया बहुत कम आ रहा है, इसके अंदर इससे एरिया ज़्यादा है, और ये वाले T1 के अंदर एरिया बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एरिया भी बढ़ जाएगा। एरिया क्या सिग्निफाई कर रहा है, टोटल एनर्जी। एरिया क्या सिग्निफाई कर रहा है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है वो तो बढ़ेगी क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा दिए हो, और वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर साइड, यही होता है इसमें, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये भी निकला कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंक्लूजन निकला या नहीं निकला। तो इस चीज को अगर आप इधर ले जाओ तो ये कांस्टेंट हो जाना चाहिए इधर जाने के बाद। तो वो कांस्टेंट B होता है जिसको वीन्स ने स्टडी किया। अगला यही हमें पढ़ना है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। तो वीन्स ने कहा कि मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप किसी बॉडी से जो वेवलेंथ बाहर निकल रही है, अगर उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ आप पता कर लो तो उस बॉडी का आप टेम्परेचर गैस कर पाओगे, ये वीन्स का कहना था। तो इसी ग्राफ को स्टडी करके उसने ये लॉ बनाया या ये फॉर्मूला बनाया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कीजिए। तो मैं दो बातें कंक्लूजन में लिख देता हूँ, एक कि इस ग्राफ का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या वेरिएशन दिखता है, और दूसरा वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या है, और ये जो कांस्टेंट निकल के आता है इसकी वैल्यू क्या होती है। बस फिर ही चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आया इस ग्राफ से
कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे T1 टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो T1 की में जो इसका एरिया होगा वो क्या देगा, टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक, और एरिया कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे ई लैम्डा डी लैम्डा पे 0 से इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं कि मैथमेटिकली इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं। समझिए, ये क्या लिखा हुआ, इंटेंसिटी लिखा हुआ है, मतलब पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है, एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो बताओ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होने वाला है, समझ लो जरा। मैंने कहा था रेट ऑफ एमिसिव पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4, यही होता है, ये रेट है ना, ये क्या है, ये रेट है। इसका मतलब क्या, ये पावर भी है, रेट का मतलब पर सेकेंड है, तो ये पावर है। इस पावर को अगर एरिया से डिवाइड कर दो, एक तरह से ये पावर है, तो इसको अगर डिवाइड कर दो एरिया से, है ना, तो ये पावर डिवाइड बाय एरिया क्या बन जाएगा, एमिशन, सॉरी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ई गया टी टू दी पावर 4, या चलो ई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं आप, प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर में 4। और समझ लो जितने भी डिस्कशन करते हैं टी किस में होना चाहिए, इन केल्विन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो क्या क्या कंक्लूजन समझ में आया, इसका जो एरिया है वो टेम्परेचर के पावर में 4 के प्रोपोर्शनल है। ऑल्दो ये बढ़ तो रहा था पर टेम्परेचर के पावर में 4 के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ मैंने एक लॉजिक से बताया कि hc बाई लैम्डा से एनर्जी बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम होगी, ये तो चलो ठीक था। पर एनर्जी का प्रोपोर्शनल डायरेक्ट टेम्परेचर से नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टी पे नहीं है, टी के पावर में 4 पे है, क्योंकि इसकी जो एरिया है वो रेडिएशन की इंटेंसिटी देता है। तो रेडिएशन का जो एमिशन है यहाँ पे एमिशन के थ्रू बनेगा, तो एमिशन का रेट क्या था, सिग्मा ई ए टी के पावर में 4, ए से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ई टी के पावर में 4, और सिग्मा ई कांस्टेंट होने वाला है, तो इसका मतलब दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। सेकेंड पॉइंट विच वी हैव टू कंक्लूड इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एरिया इंक्रीजेस बिकॉज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, एंड लैम्डा मैक्स शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर साइड। ये पॉइंट मैंने आपको समझा रखा है। तो इस ग्राफ को देख के बताओ क्या रिलेशन आने वाला है टेम्परेचर पे। तो एज यू कैन सी दैट लैम्डा 1 मैक्स इज लेस देन लैम्डा 2 मैक्स इज लेस देन लैम्डा 3 मैक्स। ग्राफ से देख पा रहे हो आप, ग्राफ से लैम्डा 3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इन दैट केस टेम्परेचर जो होगा वो इसका इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो टेम्परेचर 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, ये होने वाला है। ठीक है, तो ग्राफ से देखकर आप इस चीज को ऐसे कंक्लूड करते हैं। ओके, और विन डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो वो क्या होगा, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, दैट इज लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये मैंने आपको बता दिया है। मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, ये बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे में डिस्कशन में केल्विन में चलेगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं चलेगा, क्योंकि डिफरेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बी से डिनोट किया गया है, और इसकी कांस्टेंट की वैल्यू होती है। गॉट इट। तो ये था विन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, और ये है एमिसिव स्पेक्ट्रल पावर। ठीक, तो चैप्टर की थ्योरी यहीं पर एंड होती है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जिस पर विन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला भी बेस्ड होगा, और एमिशन का जो स्पेक्ट्रम एमिशन का जो रेडिएशन वाला फॉर्मूला था वो भी आने वाला है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं समझाता हूँ कि कभी कभी एक अननोन वैल्यू को कैसे रिप्लेस करेंगे इंक्लूडिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला, विन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। ओके, चलिए फिर थ्योरी कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं जिनकी एमिसिविटी अलग अलग है। तो आइडेंटिकल क्या है, फिर इनका एरिया आइडेंटिकल है। ठीक है, एक का टेम्परेचर है 58.02 केल्विन,
तो बताइए दूसरे का टेम्परेचर क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, अगर क्या गिवन है, गिवन है कि डिफरेंस इन द मैक्सिमम वेवलेंथ एमिशन इज 1 माइक्रोमीटर, एक, दूसरा एंड दे गॉट नहीं एंड दे एमिट एट द सेम रेट। इनकी जो एमिसिव पावर है, एमिशन रेडिएशन का जो एमिशन है वो सेम है दोनों का। तो बताइए फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या है और मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी निकल रही है इससे। ठीक है, यही सवाल है, या दोनों का मैक्सिमम वेवलेंथ आपको निकालना है। तो कैसे करें इसको? तो पहला पार्ट तो चलो इजी है, क्या करना है, दोनों का एमिसिव पावर सेम है। ठीक है, मतलब Q1 इक्वल्स टू Q2 है, ये मैंने Q में पढ़ाया आपको। Q क्या होगा, E A सिग्मा T1 के पावर में 4, तो E1 हो जाएगा, और E2 A सिग्मा T2 के पावर में 4, क्योंकि आइडेंटिकल है, एरिया सेम है और कांस्टेंट तो सेम होना ही है। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर 1 का पता है और 2 का निकालना है, तो T2 क्या होगा, E1 बाई E2 होल टू दी पावर 1/4 इंटू T1 इक्वल्स टू T2 हो जाएगा। ठीक है, तो E1 बाई E2, E1 की वैल्यू क्या है, तो 0.01 बाई 0.81 होल टू दी पावर 1/4 इंटू 5802 T2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 81 इज 3, तो 1/3 ऑफ 5802 केल्विन। तो ये कितने बार में आ जाता है, 1934। ठीक है, तो T2 इक्वल्स टू 1934 केल्विन, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकेंड पार्ट में लिखा है कि डिफरेंस इन देयर मैक्सिमम वेवलेंथ इज 1 माइक्रोमीटर। अब किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है ये आपको अभी समझ नहीं आता फर्स्ट पार्ट में, लेकिन क्योंकि सेकेंड पार्ट आपने टेम्परेचर निकाल लिया, अब आप बता सकते हो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, 1934 ज़्यादा है या 5802 बड़ा है, 5802 बड़ा है। तो वेवलेंथ जो होगी वो डिफरेंस में ऐसे लिखोगे, λ1 मैक्स इंटू T1 इक्वल्स टू λ2 मैक्स इंटू T2, क्योंकि लैम्डा टी तो कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू विन्स डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, तो लैम्डा इंटू टी इज कांस्टेंट, तो 1 वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो λ1 की वैल्यू क्या है, नहीं पता, λ1 λ2 दोनों ही नहीं पता आपको, बट इनका रेशियो आपको पता चल गया, तो λ1 बाई λ2 इज T2 बाई T1। ठीक है, ये मैक्सिमम वाले ही हैं। T2 की वैल्यू यहाँ से निकालो 1934, और T1 की वैल्यू दी गई है 5802। ठीक है, 5802। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई ये बता दो, किसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, डिनोमिनेटर में λ2 की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब गिवन क्या है, गिवन है λ2 माइनस λ1 इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर, तो 10 टू दी पावर 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो इनका रेशियो पता है और इनका डिफरेंस पता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या होगी बताओ। तो ये जो है इसका सॉल्व करने पे 3 टाइम्स आ जाएगा, नहीं इसको आपने कट किया तो ये 3 टाइम्स आया, तो इसको भी कट करोगे तो वापस कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। तो लैम्डा का रेशियो है 3 टाइम्स, तो λ2 माइनस λ1 की वैल्यू क्या हो गई, या λ2 इक्वल्स टू 3 λ1, तो 3 λ1 माइनस λ1 इज 1 माइक्रोमीटर। चलो यही आसानी के लिए कर लेते हैं, तो ये हो गया 2, 3 माइनस 1 2, तो λ1 इज 0.5 माइक्रोमीटर एंड λ2 इज 3 टाइम्स, तो 1.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये मैक्स, ये भी मैक्स। ओके, तो ये हो गई इसकी वैल्यू, गॉट इट, ये आंसर हो गया।
तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ हम क्या सीखे, ये चीज़ तो हमें पहले से पता था, नई बात वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला का कंसेप्ट सीखे। तो कभी भी टेम्परेचर और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात होगी तो आप इस तरह से रेशियो लगा सकते हो, और डिफरेंस फिर अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू कितना है। तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रेशियो आया। गॉट इट। तो स्टूडेंट ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। हीट 1 में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले कैलोरीमेट्री के बारे में सीखा, हीट टेम्परेचर वगैरह समझने के बाद ऑल्दो हमने पहले थर्मोमेट्री सीखा था कि थर्मोमीटर को कैसे हम लोग देखते हैं, फिर हीट टेम्परेचर, फिर कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री के बाद हीट का ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र को का 3 मोड हमने पढ़ा डिटेल में। कंडक्शन वाज द लॉन्गेस्ट पार्ट, उसके बाद रेडिएशन। तो ये था कंप्लीट पहला पार्ट थर्मल फिजिक्स का। अब थर्मल फिजिक्स का सेकंड पार्ट हम लोग शुरू करेंगे जिसमें गैसेस के बारे में बात होगी। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। ओके, तो ठीक है, इसको आप कॉपी करो, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, साइनिंग ऑफ एवियन सर।